अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकेलेस्की heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। इस साल की शुरुआत में मैंने दुनिया के सबसे ठंडे, रूखे, हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ते हुए एकेडमिक शोकलेस्की नामक रशियन अनुसंधान जहाज में खुद को सवार होता हुआ पाया। मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई। यस। And involves crossing 9 time zones with checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. इकोस्फीयर। और मेरी इस यात्रा में 9 समय क्षेत्र, छह सीम छह सीमा क्षेत्र, चेक पॉइंट, सीमा क्षेत्र, और 3 पानी के सागर, और कम से कम कितने पर्यावरणीय क्षेत्र शामिल थे। अब मैं आपको इन सबको समझा देता हूँ। टाइम जोन्स होते हैं ऐसी जगह मूवमेंट करते हुए जाना जब टाइम बदल जाए। जैसे आप भारत से चाइना पाकिस्तान होते हुए कहीं जाते हैं, तो भारत और चाइना में भी एक जगह पर, भारत पाकिस्तान के बीच में भी एक जगह ऐसी आती है जहाँ टाइम में कम से कम आपके 32 मिनट का अंतर आ जाता है, तो एक नया टाइम जोन हो गया। ऐसे ही चेक पॉइंट, जैसे बस स्टैंड होते हैं जगह जगह, जैसे कोटा से जयपुर जाओगे तो बूंदी, बूंदी के बाद देवली, फिर टोंक, ये आते हैं आपके निवाई, और फिर जयपुर सीधा। तो उसी प्रकार आपके वो भी होते हैं। और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागर बीच में पड़े या 3 समुद्र पड़े, और कितने ही अनेक इकोस्फीयर बीच में है। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, उस समय तक जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना पांव रखा, वास्तव में पैर रखा, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. तो मैं एक जहाज, एक हवाई जहाज और एक कार के मिश्रण में 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा कर रहा था। ये We did wide landscape. हाँ, तो बाई द टाइम, उस समय तक जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पांव रखा, तो मैं अपने 100 घंटे से भी ज्यादा के मिश्रण में एक कार, हवाई जहाज और शिप में यात्रा कर रही थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, द एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन। और इसलिए उस नीले, अनइंटरप्टेड, अबाधित, और इसलिए मेरे उस अबाधित नीले क्षितिज और सफेद लैंडस्केप भूभाग, एक विस्तृत अंटार्कटिका के भूभाग को सामना करने में मेरा जो पहला भाव था, वाज रिलीफ, एक राहत भरा भाव था। कैसा भाव था मेरा? बिल्कुल राहत पूर्ण भाव था। Followed up with an immediate and profound wonder. और उसके बाद एक तुरंत और गहन आश्चर्य आया। अब ये आपके क्वेश्चन आया था, अंटार्कटिका देखने पर लेखक को आश्चर्य का भाव क्यों आया, तो उसका आंसर अब आगे आ रहा है, आपका अंडरलाइन कर लेना। हाँ, Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time. हाँ, आश्चर्य काय में था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी इमेंसिटी पर आश्चर्य। इमेंसिटी विशालता, इट्स आइसोलेशन, एकाकीपन, इसके एकाकीपन और इसकी विशालता पर आश्चर्य था। बट मेनली, लेकिन उससे भी ज्यादा मुख्य रूप से आश्चर्य किस बात का था?
at how there could ever have been a time, वो टाइम किस प्रकार का रहा होता, when India and Antarctica were part of the same landmass, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। यह मतलब वो कैसी दुनिया रही होगी जब भारत से अंटार्कटिका तक टोटल एक भूभाग था। मतलब आप पैदल अंटार्कटिका से इंडिया, इंडिया से अंटार्कटिका जा सकते थे। तो वो कैसा होगा, तो ये देखकर इसकी आंखें खुल गई हैं राइटर महोदय की। अब आपको ये याद करना है कि प्रोफाउंड वंडर किस बात पर आया। अब आप भी कहोगे सर इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आज भारत से अंटार्कटिका के बीच में 3 महासागर आते हैं। आप कभी अपनी वो दुनिया का मैप देखना, हिंद महासागर, अंध महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, 4 महासागर बीच में पड़ रहे हैं, और एक अंटार्कटिक महासागर। आर्कटिक है सर वो। हाँ है, आर्कटिक महासागर। अब वो एक ही है, वो ये दोनों को एक ही कहते हैं, वो दोनों पढ़ते हैं आपके। अब बताओ आप, तो आश्चर्य की बात है नहीं कि भारत से अंटार्कटिका तक एक ही भूभाग था। पढ़िए। 650 million years ago. 650 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 650 मिलियन साल पहले A giant amalgamated southern supercontinent Gondwana. तो एक विशाल अमलगमेटेड संयुक्त दक्षिणी विशाल महाद्वीप गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में अस्तित्व में था। तो आप ध्यान रखेंगे गोंडवाना महाद्वीप था। आज से 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना महाद्वीप था। अगर आज उस गोंडवाना को देखो आप, तो आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये 6 महाद्वीप इस गोंडवाना के अंदर आते थे अकेले, और ये एक महाद्वीप हुआ करता था उस समय, गोंडवाना। गोडावन मत समझ लेना, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम है, यहाँ गोंडवाना का नाम आ रहा है, ध्यान दें। तो ये प्रेजेंट अंटार्कटिका, तो गोंडवाना था जो लगभग वर्तमान के अंटार्कटिका के चारों ओर चक्कर काटता था। चीजें उस समय बिल्कुल अलग अलग थी। Humans hadn't arrived on the global scene. इंसान उस समय वैश्विक परिदृश्य पर नहीं पहुंचा था, मतलब दुनिया में इंसान का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। केवल जीव जगत था, जानवर थे और वनस्पति थी, इंसान नहीं थे। इंसान की आबादी को आए हुए तो केवल 12,000 साल हुए अभी तक विज्ञान के अनुसार। And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. और जलवायु, जलवायु मतलब जीवन, मतलब फोना कहते हैं आपका। एक फ्लोरा तो होता है वनस्पति जगत, और फोना होता है प्राणी जगत। तो जो जलवायु थी, और जलवायु, प्राणी जगत और वनस्पति जगत की एक विशाल विभिन्नता को शरण देती हुई अत्यधिक गर्म थी। मतलब इंसान तो था ही नहीं वहां, जलवायु इतनी गर्म थी कि इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था वहां। तो फोना मतलब प्राणी जगत, फ्लोरा मतलब वनस्पति जगत। अपन फोना में आते हैं, इंसान लोग, सभी प्रकार के प्राणी आ जाते हैं फोना में। और किसी को याद नहीं हो फ्लोरा एंड फोना टर्म है, तो फ्लावर्स है फ्लोरा, ऐसे याद कर लो। और 10th में पोएम में भी पढ़ाई था आपने फ्लोरा। So 500 million years Gondwana thrived. 500 मिलियन साल तक गोंडवाना पनपता रहा।
1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप 500 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो तो आपका गोंडवाना की उम्र आ जाएगी। तो 500 मिलियन साल तक गोंडवाना पनपता रहा। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age लेकिन of the mammals got underway. गोट अंडरवे टर्म है स्टार्टिंग। तो 500 मिलियन साल तक गोंडवाना पनपता रहा। लेकिन इस समय के दौरान जब डायनासोर गायब हो गए, वाइप्ड आउट, समाप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और स्तनपाइयों के युग की शुरुआत हुई। The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो ये भूभाग देशों में विभक्त होने के लिए विवश हो गया और इस पृथ्वी को आकार देता हुआ अलग अलग देशों में बंटने के लिए विवश हो गया, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। ये दुनिया ऐसी नहीं थी आज से 500 मिलियन साल पहले जैसी दिख रही है। चलिए, To visit Antarctica now is to be a part of that history. अंटार्कटिका की यात्रा करना अब इतिहास का एक भाग होना है। To get a grasp of इस where we बात have come from. कैटेगराइज टर्म है नजर डालना, इस बात पे नजर डालना, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम संभवतया कहां की ओर जा रहे हो सकते थे। It's to understand the significance of Cordilleran floors and Precambrian granite shields. और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन, अजय तो पूरी लाइन जाएगी, कार्बन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब लिखो विकास या और एक्सटिंक्शन विनाश या विलुप्त, गायब होना। तो ये कह रहे हैं अगर आपको ये जानना है तो आपको कोल्डिलेरन परतों, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन और कार्बन, इसका विकास और इसका विलुप्तीकरण, इसके बीच के अंतर को समझना है। सिग्निफिकेंस को क्या बताया आपने यहाँ पे? महत्ता, कोर्डिलेरन परतों, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन, कार्बन की महत्ता को भी समझना है और इसके विकास और इसके विलुप्त होने की स्थिति को भी समझना है। अगर आपको अंटार्कटिका को देखना है तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा आपको। When you think about all that can happen in a million years. जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं जो 10 लाख सालों में हो सकता है, It can get pretty mind-boggling. तो ये दिमाग को हिला देने वाला हो सकता है बात, जब आप इस बारे में विचार करेंगे। माइंड बॉगलिंग, दिमाग को हिला देने वाला भी हो सकता है। फिर Imagine कल्पना करो, India pushing northward, standing against Asia to buckle its thrust and form the Himalayas. कल आपको ब्रीफिंग में बताया था मैंने हिमालय कैसे बना। देखो, भारत उत्तर की ओर धक्का लगाता हुआ, नीचे तो ऊपर पुश कर रहा है, तो भारत उत्तर की ओर धक्का लगाता हुआ एशिया के खिलाफ अड़ता हुआ, ऊपर तो एशिया मार रहा है धक्का, नीचे तो इंडिया धक्का लगा रहा है, और एशिया के ऊपर के जो कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज, वो नीचे धक्का लगा रहे हैं। तो एशिया के खिलाफ अड़ता हुआ टू बकल इस इसकी जो क्रस्ट है, जो पत्थरों की बड़ी मोटी मोटी परतें हैं, उनको मोड़ता हुआ एंड फॉर्म द हिमालय, हिमालय का निर्माण करता है। South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid
desolate and at the bottom of the world. और उसी प्रकार साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब जाता हुआ, आगे की ओर जुड़ता हुआ। तो दक्षिण अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिलने के लिए जुड़ता हुआ, ड्रेक पे से ड्रेक दर्रे को खोलता हुआ, टू क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करेंट, एक ठंडी सरकमपोलर परिध्रुवीय धारा, एक ठंडी परिध्रुवीय धारा का निर्माण करता हुआ, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, अंटार्कटिका को बिल्कुल जमाता हुआ, डिजोलेट निर्जन बनाता हुआ, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बिल्कुल नीचे पहुंचाता हुआ। कल मैंने आपको बाकायदा पूरी चीजें बताई थी ना, ये वही चीज आ रही है आपकी। तो अंटार्कटिका का निर्माण कैसे हुआ, मैंने आपको कल बताया था। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका ड्रेक पैसेज है, ड्रेक दर्रा चल रहा है। अब ये ड्रेक दर्रा, अब जैसे ये यहाँ से साउथ अमेरिका ने ऊपर की ओर धक्का लगाया और नॉर्थ अमेरिका ने क्या करा, ऊपर से पुश किया इसको, तो यहाँ पर क्या है, जो पड़ते थी कोऑर्डिनेट की वो टूटी, और यहाँ से पानी निकला एक ठंडी पूरी परिध्रुवी धारा, ये ड्रेक दर्रे से होती हुई, और ये पानी यहाँ से आता आता कहाँ किधर की ओर चला गया, ये आपका इधर की तरफ इकट्ठा हो गया है पूरा का पूरा, और ये पूरा ठंडा पानी यहाँ जुड़ गया, और ये पूरा जुड़ के ये क्या बन गया, अंटार्कटिका। इसी को अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका का निर्माण ऐसे हुआ, समझ गए। ये था आपका साउथ अमेरिका, ये था सॉरी साउथ अमेरिका, तो ये नहीं तो नॉर्थ, हाँ साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, और ये होएगा आपका ये कौन हुआ, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। ये इस प्रकार आपका डिजाइन बनाया है, और ये क्या कहलाया आपका, ये इसका क्या कहलाया, ड्रेक दर्रा, ये आपका ड्रेक दर्रा हुआ, और ये कहलाया आपका अंटार्कटिका। समझे, देखो Yes, सारा sir. का सारा खेल आ गया तुम्हारे समझ में, पूरी ज्योग्राफी निकाल दी मैंने इसके अंदर ही। इस प्रकार ये आपका निर्माण हुआ अंटार्कटिका का, ठीक है। चलिए, So a sun worshipping South Indian like myself. मेरी तरह एक दक्षिण भारतीय सूर्य उपासक के लिए, आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया में सब लोग बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल चमकती हुई काली चमड़ी वाले होते हैं, तो ये माना जाता है कि वो सूर्य उपासक हैं सब लोग, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं वो सबसे ज्यादा। तो इसमें मेरी तरह एक मेरे जैसे एक दक्षिण भारतीय सूर्य उपासक के लिए, और ये गर्मी में रहने के आदी होते हैं, तो जो ये राइटर है ये साउथ इंडिया की रहने वाली, अब बताओ अंटार्कटिका चली गई, तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात हुई ना, इतने गर्म जगह की और वहां जल जाए रहने के लिए, तो आश्चर्य होना चाहिए इस बात पे। तो ये राइटर इस वाले पैराग्राफ में इसी चीज को एग्जेजरेट करके बता रही है कि मेरी जैसी साउथ इंडियन सूर्य उपासक के लिए, यस, To be in a place
where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect. हाँ, तो मेरे तो सूर्य पातक के लिए एक ऐसे स्थान पे 2 सप्ताह रहना, 14 दिन, जहाँ टोटल पृथ्वी के बर्फ की जो मात्रा है उसका 90% मौजूद है। आप कल्पना करो, पूरी दुनिया की बर्फ को अगर नापा तोला जाए तो अकेले अंटार्कटिका में पूरी दुनिया का 90% जो स्नो है वो वहां मौजूद है, आइस। 90% बर्फ तो अंटार्कटिका में है। बाकी हमारी दुनिया में जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान दिखते हैं तुम्हें, 10% बर्फ से काम चल रहा है हर जगह। अब देख लो, अपन जब स्नोफॉल होता है, जब इधर उधर घूमने जाते हैं, हिमाचल, कश्मीर, और ये आपके नैनीताल साइड में, लेकिन आप बताओ 90% बर्फ तो खाली अंटार्कटिका में है, बाकी पूरी दुनिया 10% में ही एंजॉय करती है। तो यही कह रही है यहाँ पर राइटर कि मेरी जैसी साउथ इंडियन सूर्य उपासक के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह रुकना, 14 दिन, जहाँ पूरी बर्फ की कुल मात्रा का 90% स्टोर्ड है, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। और ये एक बहुत ही भयानक संभावना है। चिलिंग, डेंजरस, ड्रेडफुल, प्रोस्पेक्ट, संभावना है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, न केवल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी मतलब परिसंचरण, संचरण अंगों के लिए, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, और आपके उपापचयी क्रियाओं के लिए, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। बल्कि ये तो कल्पना करना भी खतरनाक है। आप कल बात बताओ इसकी, मतलब न के मतलब काय के लिए खतरनाक है ये, मतलब न केवल रक्त संचरण के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए खतरनाक संभावना है, बल्कि कल्पना करने के लिए भी डेंजरस है। यहाँ तो जाना, और उस जगह राइटर 14 दिन रुक कर आई। चलिए आ जाए आपके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड में कि बताओ अंटार्कटिका में सबसे भयानक चीज क्या है। तो वहां पर इतनी 90% बर्फ होने के कारण, बर्फ है जिसके कारण ये सबसे ज्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए डेंजरस होती है। वहां जाने की कल्पना करना भी खतरनाक है, रहना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. और यहाँ पर इट्स लाइक, और यहाँ पर तो चलना बिल्कुल ऐसे है ये जाइंट पिंग पोंग बॉल, जैसे जाइंट माने विशाल टेनिस की गेंद पे चलना। और टेनिस की गेंद भयंकर स्मूथ होती है, आप उसमें खड़े हो सकते हो क्या? अगर विशाल पिंग पोंग बॉल रख दी जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते उस पर, तो उसमें खड़े होने जैसा है। बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, और बिना इंसानी चिन्हों के, डिवाइड माने विदाउट, बिना इंसानी चिन्हों के, ना कोई पेड़ है, ना बिलबोर्ड, ना कोई विज्ञापन बोर्ड है, और ना बिल्डिंग, और ना वहाँ कोई भवन है मौजूद, कुछ उपस्थित नहीं है वहाँ। You lost all earthly sense of perspective and time here. और आप अंटार्कटिका में आने के बाद यहाँ समय और गहराई और दूरी के सांसारिक भाव खो देते हैं। पर्सपेक्टिव, गहराई और दूरी, अर्थलीजेंस, सांसारिक भावों को आप यहाँ आने के बाद सारे गहराई, दूरी और समय के सांसारिक भाव एकदम खो देते हो यहाँ। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. और यहाँ पर जो दिखने वाले स्केल हैं, पैमाने, रेंजे, पैमाने वाली रेंजेस हैं, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मतम से लेकर टू द माइटी, विशालतम जीव मौजूद हैं यहाँ।
माइक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे तो माइटी भी मिलेंगे। मिजेस, मॉस्किटो को कहते हैं मिजेस, मच्छर, मच्छरों से लेकर एंड माइट्स, कीड़े, इंसेक्ट को माइट कहते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान दें, मच्छरों और कीड़ों से लेकर टू ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल तक यहाँ मौजूद है अंटार्कटिका में। एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्री, और जो बर्फ के पहाड़ हैं, आइसबर्ग, बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो उतने बड़े हैं एज कंट्री, जितने बड़े देश होते हैं एक महाद्वीप में। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और जो सबसे बड़ा देश काउंट किया गया, मतलब वहां पर अंटार्कटिका में जाने के बाद एक बड़े आइसबर्ग को जब नापा गया, उसका वजन और नाप तोल लिया गया, तो यूरोप में बेल्जियम नाम का देश है, उस बेल्जियम के आकार का वो आइसबर्ग था। नाउ यू कैन इमेजिन, अंटार्कटिका पूरा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। आप देखो इतनी जगह खाली पड़ी है वर्ल्ड में, और वहाँ बर्फ के पहाड़ इतने विशाल हैं जितने बड़े देश होते हैं। चलिए, Days go on and on and on in the Celsius 24 hours of still summer light and the और यहाँ दिन silence. दिन गो ऑन एंड ऑन, यहाँ दिन चलते रहते हैं इन सरियल, विचित्र 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल कहते हैं दक्षिणी, गर्मी की रोशनी में। यहाँ दिन 24 घंटे विचित्र गर्मी की रोशनी में चलते हैं, दक्षिणी रोशनी में, समर लाइट दक्षिणी गर्मी की रोशनी में चलते रहते हैं। अब आपने एक क्वेश्चन पूछना था मेरे से कि साहब यहाँ आप आने के बाद पर्सपेक्टिव और टाइम कैसे खो देते हो, सांसारिक भाव कैसे खो देते हो? तो यहाँ इतना ज्यादा बर्फ है कि यहाँ न तो आपको गहराई का पता लगेगा कितना गहरे नीचे, और ना आपको दूरी का पता लगेगा और ना टाइम का, क्योंकि अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो यहाँ टाइम का भाव खो दोगे आप। और यहाँ 24 घंटे ऑस्ट्रल समर लाइट में दिन चलते रहते हैं, और एंड यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस सर्वव्यापी, हर जगह उपलब्ध, और यहाँ पर सर्वव्यापी चुप्पी, इंटरप्टेड, बाधा डलती रहती है यहाँ बाय ओकेजनल एवेलेंच, ओकेजनल माने कभी कभार होने वाले, एवेलेंच हिमस्खलन, बर्फ के जो पहाड़ गिरते हैं उसे एवेलेंच कहते हैं। और काल्विंग, काल्विंग काफ जानते हो, CAL है, गाय का बछड़ा, तो काल्विंग आइस शीट, तो गाय के सफेद बछड़े की खाल जैसी यहाँ की बर्फ की वो होते हैं, काल्विंग आइस शीट, बर्फ के बछड़े जैसी सफेद चादरें यहाँ, कॉन्सिक्रेट द प्लेस, वो इस स्थान को पवित्र बना देती है। एक साथ हिंदी देखिए, दिन यहाँ विचित्र 24 घंटे की दक्षिणी गर्मी की रोशनी में चलते रहते हैं, और एक कभी कभार होने वाले हिमस्खलन और सफेद बछड़े की जैसी चादर के द्वारा बाधित होती हुई यहाँ की, और कभी कभार होने वाले हिमस्खलन से बाधित होने वाली